नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह, मेरे यानी आपके दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ 88.4 एफएम पंचशूल पल्स पर, हिल से दिल तक। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर मनोज कुमार जोशी जी, जो हमारे श्रोताओं को पशुपालन विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचशूल पल्स में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले क्या आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देंगे? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार जोशी है। मैं पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और मुझे इस विभाग में सेवा देते हुए 23 वर्ष हो गए हैं। मैं यहां पे सदर चिकित्सालय में कार्यरत हूं। जी सर, पशुपालन विभाग के बारे में क्या आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? हमारे जनपद में 31 पशु चिकित्सालय हैं। एक हमारे पास सचल पशु चिकित्सालय है। इसके अतिरिक्त 57 पशु सेवा केंद्र हैं, जिनके माध्यम से हम विभिन्न तरह की सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराते हैं। जो मुख्य सुविधाएं हैं वो पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, दवापान, दवा स्नान तथा मौसमी चारा बीज वितरण, ये प्रमुख कार्य हम इनके द्वारा संपादित करवाते हैं। इसके अलावा जैसे ह्यूमन में 108 की सेवा चलती है, वैसे ही हमारे यहाँ 1962 एक सेवा चलती है, लेकिन वह बिण और मूनाकोट विकास खंड को छोड़ करके अन्य विकास खंडों में उपलब्ध है। पशुपालन विभाग वर्तमान में पिथौरागढ़ के जो पशु पालक हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रहा है? जैसे आपको पता है कि इस समय पढ़े लिखे यूथ बहुत हैं और लोगों का कृषि एवं पशुपालन से मोह भंग होता जा रहा है, तो उनको वापस कृषि एवं पशुपालन में जोड़ने के लिए सरकार कई लेवल पे प्रयास कर रही है। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें सरकार सब्सिडी देती है और कुछ योजनाएं स्पेसिफिक जाति विशेष के लिए हैं और कुछ योजनाएं सामान्य वर्गों के लिए भी उपलब्ध हैं। पहले मैं आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं। उनमें जो सबसे मेन योजना है वो ब्रॉयलर फार्म की योजना है। मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो हमारे पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं जहां टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं जाता, मतलब कि 15-16 डिग्री से लेकर के 30-32 डिग्री तक रहता है, और वहाँ पे मुर्गी पालन एक बहुत अच्छे रोजगार के रूप में आप अपना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे भटेड़ी है, जागपुरान के इलाके हैं, थरकोट बलकोट है, इधर तोली फगाली है, इन क्षेत्रों में लोग का काम कर रहे हैं। तो इसमें सरकार द्वारा क्या मदद की जा रही है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पशुपालन मंत्री जी की पहल से ये योजना लॉन्च हुई है। इस योजना में हम ऐसे कुक्कुट पालक का चयन करते हैं, या तो यह कार्य वह पहले से कर रहा हो या वह यह कार्य करने का इच्छुक हो। तो जो व्यक्ति पहले से कर रहा है और फाइनेंशियल असिस्टेंस न मिलने की वजह से वो छोटे लेवल पे करता हो, जैसे 100-200 बच्चे डालता हो, तो उसके लिए ये योजना विशेषकर लाभकारी है। और कोई ऐसे नया पोल्ट्री फार्मर है जो नया अपने को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें हम करते क्या हैं कि हम 60,000 रुपये सब्सिडी के रूप में उसको देते हैं। वो सब्सिडी जो 15,000 रुपये की सब्सिडी होती है, वह उसके जो मुर्गी बाड़ा बनता है उसके लिए दी जाती है। सर, इस योजना का लाभ लेने के लिए एक आम नागरिक को क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे और क्या इस काम को कराने की प्रतिक्रिया रहेगी? तो पहले वो क्या करेगा कि अपना जो निकटस्थ पशु चिकित्सालय है वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी से मिल ले और एक फॉर्म होता है उसमें वो अप्लाई कर दे। अप्लाई करने में उसको 2-3 चीज़ें प्रस्तुत करनी होगी। एक अपना आधार कार्ड, एक अपना बैंक पासबुक और एक लैंड के उसके कागजात। जैसे अगर उसके नाम से लैंड है ठीक है, अगर नहीं भी है, उसके पिताजी के नाम से है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो ले आएगा। तो वो प्रार्थना पत्र हमें देगा और उस प्रार्थना पत्र को हम कलेक्ट करके जिला लेवल पे एक हमारी कमेटी है, हम उसमें तय करेंगे और पशु चिकित्सा अधिकारी अपने विवेक से, अगर उसको लगेगा कि ये फिजिबल है ये इलाका और ये कर सकता है, तो हम उस व्यक्ति का चयन करेंगे। चयन करने के बाद जब उस अपना सेट बना लेगा तो हमको एक फोटोग्राफ प्रेषित करेगा। उस फोटोग्राफ को देख करके हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे, हाँ भाई उसने बन गया है, तो 15,000 रुपये की सब्सिडी DBTL के माध्यम से उसके अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद जब वो पहला बैच डालेगा, जो चूजे का पहला बैच डालेगा, उस बैच में ऐसे वो 6 बैच डालेगा। वो डालने को तो आगे को डालता रहेगा, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो रोजगार से जुड़ जाए। तो जब वो पहला बैच डालेगा तो हम 7,500 रुपये की उसको सब्सिडी देंगे। इस तरह हम उसको 6 चक्रों में सब्सिडी देंगे पूरा 1 साल, जिससे कि वो इसको स्ट्रेंथनिंग मिल जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब हम ब्रॉयलर पालन का व्यवसाय करते हैं तो प्रति पक्षी 10 से 30 रुपये
इतना हमको लाभ होता है प्रति पक्षी। जी। तो अगर हमको सरकार से सब्सिडी के रूप में 7 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि हम 500 उसके लिए दे रहे हैं, तो कभी अगर आपको माना 7 रुपये का लाभ हो रहा है तो अब वो लाभ 17 रुपये का हो गया है। अगर 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो 27 रुपये का हो जाएगा। हो सकता है कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, आपके यहाँ मोर्टेलिटी हो गई, तो ये आपको एक तरह से कंपनसेशन के रूप में काम करेगा, क्योंकि प्रति बर्ड 7 रुपया हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी 7,500 है जो हम 6 चक्रों में देंगे। तो टोटल 45,000 रुपया हम इस तरह से सब्सिडी देंगे और 15,000 रुपया हम सेट की रिपेयर और सेट के निर्माण में मदद करेंगे। तो ये मुख्य रूप से ये योजना ऐसे बेरोजगारों को, ऐसे नवयुवकों को जो पढ़े लिखे हैं और करना चाहते हैं, और उनकी अगर सनी साइड में ज़मीन है और ज़्यादा ज़मीन की भी आवश्यकता नहीं, अगर हमको 500 ब्रॉयलर की यूनिट इस्टेब्लिश करनी है तो हमको 500 स्क्वायर फीट ज़मीन सेट के लिए और 100-150 स्क्वायर फीट ज़मीन अन्य कार्यों के लिए सर सफिशिएंट है। इसमें क्या ये बकरी पालन, इसके लिए भी कुछ पशुपालन विभाग योजनाएं लेकर आया है? हाँ, अभी मैं एक हमारी दूसरी योजना है जो गोट वैली योजना है, वो भी ओपन फॉर ऑल है जी। उसमें जैसे विगत वर्ष हमने थरकोट बलकोट में अलग अलग उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही सिंतोली में, यहाँ पे रोडीपाली में और जनपद के अन्य विकास खंडों में भी ये योजना हमने लागू की थी। इस वर्ष भी योजना हमारे पास आ गई है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सरकार यह चाहती है कि ये एक नाम आप वैली से समझ रहे होंगे, गोट वैली है, तो एक इंडिविजुअल को ना दे करके, अगर माना किसी गांव में 10 लोग ऐसे हैं जो ये कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बताया, आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको एडिशनल ऐड मिल जाएगी तो वो काम और अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल। उसमें आपने करना क्या है कि आप फिर वही प्रार्थना पत्र के लिए आप निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करेंगे अपने, वहाँ मिलेंगे और कहेंगे कि भाई हमने ये कार्य करना है। शर्तें उसमें वही है कि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपको अगर इसका अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप करके सीख जाएंगे। उसके लिए आप एक सहकारी समिति, हमारे यहाँ भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की एक सहकारी समिति है, उसमें उसका रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपका कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर उस सहकारी समिति से आपको 30,000 रुपया लोन के रूप में धनराशि पहले उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें सब्सिडी कितने तक की? हाँ, सब्सिडी 30,000 रुपया आपको मिलने के बाद, पहले मैं इसको खोल दूं पूरा, जब आपको मिल जाएगी तो आपको उससे 5 पशु लेने हैं, 5 बकरियां आपको क्रय करनी है, एक बकरा क्रय करना है, और उसके बाद उसका जो दूसरा फेज है उसमें हम आपको 63,000 रुपये की सब्सिडी देंगे, मतलब 70,000 रुपये की वो यूनिट कॉस्ट होगी उसके बाद, जिसमें 7,000 रुपया आप लगाएंगे। आप क्योंकि भाई 5-4 बकरियां तो आप ऐसे ही रख लेंगे, लेकिन अगर आपको 15-16 आपकी बकरियां हो जाएंगी तो आपको एक सेट का निर्माण करना पड़ेगा। तो उस सेट के लिए आप 7,000 रुपये अपने श्रमांश के रूप में या आप किसी रूप में आप व्यय करेंगे। 63,000 रुपये गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। वो किस चीज़ के लिए है? वो आप 10+1 11 10 बकरियां और एक बकरा खरीदेंगे, उनका इंश्योरेंस होगा और उनके लिए आप फीड लेंगे, तो उसके एवज सरकार आपको 63,000 रुपया देगी। जो आपने 30,000 रुपीज़ एज ए लोन के रूप में लिया है, रीपेमेंट करेंगे किस्तों में, जितनी भी आप किस्त लगाएंगे 1,500 2,000, और ये जो 70,000 रुपया है, मतलब जिसमें 63,000 रुपया आपको अनुदान के रूप में है, ये आपने वापस नहीं करना। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो भी वो पालन करना चाहते हों, उसका जो भी लोन वगैरह फाइनल जब तक हो जाता है, उन सब में समय कितना लग जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें कितना समय तक जाता है? जैसे ये जो मैं गोट वैली योजना के बारे में बताऊं, इसमें जब पहले फेज में, जैसे इस समय अब कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई प्रारंभ होने के, जब आप आपका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम गिनते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लोन तो आपको 15 दिन के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। अच्छा। अब ये आप पर है कि अगर आप 5+1 की यूनिट एस्टेब्लिश कर लेंगे तो सरकार की सब्सिडी आपको, जिस दिन आप स्पेशलिस्ट करेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे, पशु चिकित्सा के निरीक्षण के उपरांत 3 से 5 दिन में आपको अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी, और वो DBTL के माध्यम से होती है। आजकल उसमें कोई ऐसा कि चेक कटेगा, ये कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट आपके खाते में। ये बहुत ही अच्छा अभी हो चुका तो जिसको जो है आप अपना फिर, लेकिन इसके बाद वेरिफिकेशन होगा और तब वो धनराशि जो है आपकी वो मानी जाएगी कि भैया आपने कार्य कर लिया है। जी सर, जैसा कि अभी बारिश का समय आने वाला है और ऐसे में पशुओं को बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती है, तो ऐसे में उन बीमारियों का इलाज कैसे करें और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वर्षा काल में पशुओं को होती हैं? इस समय जो हमारा वर्षा काल शुरू हो गया है, 15 दिन हो गए बारिश शुरू हुए, तो मुख्य रूप से जानवरों में 2-3 किस्म की बीमारियां होती हैं। वो भी 1-2 बीमारियां तो क्लाइमेट की वजह से हैं और बाकी कुछ हमारी वजह से हैं, क्योंकि हम पशुओं को या तो जंगल से चुगने के लिए भेजते हैं या पशुओं को हम बाहर बांधते हैं। अब पशु को हम बाहर
बांध के अपने काम से चले गए और बारिश हो गई, पशु भीग गया, थोड़ी देर में फिर धूप आ गई। अब जिसको हम कहते हैं कि गर्म ठंडा, जैसे हमें गर्म ठंडा महसूस होता है वैसे ही पशुओं को भी होता है। तो इस समय पशुओं में एक समझ लीजिए एक तरह से वायरल फीवर एक आ जाता है। दूसरा, बारिश की वजह से कुछ ऐसी मक्खियां हो जाती हैं जो काटती हैं, तो उससे पशु को बुखार आता है, फिर पशु लंगड़ाता है, फिर खाना छोड़ देता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, वो इफिमरल फीवर उसको बोलते हैं। तो 2-3 दिन बाद आप जो पशु चिकित्सक आसपास के किसी केंद्र में जहाँ पे हमारी सुविधाएं उपलब्ध हों वहाँ मिलके आप मेडिसिन ले लेंगे, उसको मेडिसिन देंगे तो 3 दिनों में वो आपका पशु 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। और एक बीमारी है जो बरसात में ही ज्यादा होती है, इसको FMD बोलते हैं। उसका टीका हम अप्रैल और मई माह में लगा देते हैं और हर 6 महीने में चक्रों में वो टीका लगता है। अभी जैसे अप्रैल में टीका लगा है तो अब सितंबर में उसका फिर टीका लगेगा। तो वो FMD जो खुरपका मुंहपका रोग होता है वो उससे नियंत्रित हो जाता है। एक बीमारी और है जिसको मैस्टाइटिस कहते हैं, वो दूध देने वाले जानवरों में होती है। वो इस समय इसलिए होती है क्योंकि डम क्लाइमेट है, ह्यूमिड मौसम है, तो जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सबको ग्रो करने का सबसे बेहतर समय यही होता है। तो अब बेहतर समय होता है तो उनको भी मौका चाहिए। जैसे ही कोई लैक्टेटिंग एनिमल उनको मिला और अडर के थ्रू इन्फेक्शन होता है, नीचे से ऊपर को आता है, मतलब जहाँ से दूध बाहर निकलता है वहीं से इन्फेक्शन ऊपर को आता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ लोकल की भाषा में उसको थनेला बोलते हैं या ग्रह हो गया बोलते हैं। तो आप अगर उसका समय पे उपचार नहीं करेंगे तो हो सकता है पहले एक थन, फिर दूसरा थन, फिर तीसरा थन, हो सकता है अडर ही खराब हो जाए। अच्छा। तो उसमें आपको ये जागरूक रहना है, जैसे ही स्वेलिंग आती है या दूध गंदा होना शुरू होता है तो आप छू के जब उसको देखेंगे, अगर वो गर्म है तो उसको ठंडे पानी से, बर्फ से, और अगर ठंडा है तो उसको गुनगुने पानी से सिकाई प्रारंभ कर देंगे। और निकटतम आजकल तो मोबाइल है, आप परामर्श करके उचित उपचार उसको फिर उपलब्ध कराएं। सर, पिथौरागढ़ में अभी पशुपालन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से पशुओं का हो रहा है? जो हमारा ये इलाका है जहाँ हम बैठे हैं, बिण विकासखंड, मूनाकोट, कनाली छीना, यहाँ पे जो हमारी मेनली लोग डेयरी का व्यवसाय करते हैं, तो जर्सी और HF क्रॉस ये गायें बहुतायत में यहाँ पाली जाती हैं। मैक्सिमम कार्य दुधारू पशुओं का ही किया जा रहा है। जो आउटस्कर्ट्स हैं, ऐसे गांव हैं जिनके पास जंगल उपलब्ध हैं, वहाँ पे लोग बकरी का पालन का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बकरी पालन और जो भी मैंने आपको बताया कुक्कुट पालन, वह उस लेवल का नहीं हो रहा है जितना स्कोप है और जितनी बाजार में डिमांड है। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे ये था कि क्या पशुपालन विभाग उन पशुओं के लिए भी कुछ करता है जो एकदम से लावारिस हैं, हमारे शहर में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता? इसमें ये एक्ट बना हुआ है, नगर निगम के अंदर जो पशु होते हैं और ग्राम पंचायत या के अंदर जो पशु होते हैं उनको देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी तो उनकी है, ट्रीटमेंट का पार्ट हमारा है। और यहाँ पर बड़ाबे में एक गौसदन बना हुआ है जिसको सरकार सब्सिडी देती है, वो विभाग के थ्रू उसको सब्सिडी जाती है। तो अगर कोई ऐसा निराश्रित पशु है और संबंधित स्थानीय निकाय अगर उसको वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर दे तो लालन पालन हेतु सरकार जो है वहां फंडिंग करती है। और यहाँ शहर में जितने भी आवारा पशु जैसे एक्सीडेंट के केस हैं या ऐसे ही कोई कहीं से आके टक्कर मार के चला जाता है या कोई बीमारी से बैठ जाता है, तो हम समय समय पर उनको उपचार उपलब्ध कराते रहते हैं। आज ही सुबह का केस है, मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो जो पहला केस था वो एक्सीडेंट का ही केस था। कृष्णापुरी में से ऊपर को आजकल एक नाले के ऊपर सड़क बन गई है, तो उसमें एक अनजान कोई गाड़ी वाला एक डॉग को ठोक के चला गया था। अच्छा। तो किस्मत उसकी अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं थी, हल्की सी उसके चोट लगी, जबड़े के ऊपर ब्लीडिंग हो रही थी, वो हमने मैनेज कर दी थी, शायद अब वो ठीक हो गया होगा। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर कि गाय के लिए तो गौसदन है, डॉग के लिए कोई शेल्टर नहीं है। तो नगर निगम प्रयास कर रहा है, शायद भविष्य में शेल्टर बन जाएगा, तो ऐसे जो घायल श्वान होंगे, निराश्रित घायल और लावारिस उनको वहाँ रखा। बिल्कुल, ये पहल होनी चाहिए हमारे पिथौरागढ़ में। अब आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी होने के नाते आप जो भी पशुपालक हैं हमारे पिथौरागढ़ में, उन तक अपना क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? मैं मुख्य रूप से तो ये कहना चाहूँगा कि एक हमारा जो भी हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं, जैसे अगर हम मुर्गी पालन करते हैं तो मतलब उसका मीट, और बकरी पालन कर रहे हैं उसका मीट, अगर अंडा पैदा कर रहे हैं उसका मीट, तो विगत वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारा एक समझौता हो रखा है ITBP और आर्मी के साथ
जी। उसमें ये है कि जो हमारे लोकल जो पशुपालक होंगे या लोकल जो कुक्कुट पालक होंगे, एक फेडरेशन बना रखा है। फेडरेशन के थ्रू हम उनके उस उत्पाद को खरीदेंगे और हम उसको आईटीबीपी को उसको हम इससे सप्लाई तो करेंगे। बहुत मदद होगी पहाड़ के लोगों को हाँ, ना। जैसे मैं आपको विगत वर्ष का आंकड़ा दूं, विगत वर्ष हमने 12,227 किलो जीवित भेड़, मतलब भेड़ या बकरी, हाँ। मटन, और 6,398 किलो मुर्गी का जो मांस है वो हमने आईटीबीपी की विभिन्न पोस्टों में सप्लाई किया है। और इस वर्ष की अगर मैं बात करूं, अभी आर्मी के साथ हमारा समझौता हो गया है, तो अभी उनकी गुंजी की पोस्ट के लिए 736 किलो बकरी का मीट, मटन, और 763 किलो जो है ये अपना चिकन, उनको हमने सप्लाई किया है। इस माध्यम से इस वर्ष करीब 6,20,000 रुपया सीधे किसानों के खातों में पैसा गया है। और विगत वर्ष हमने 47 लाख रुपए इस माध्यम से किसानों तक पहुंचाए हैं। यह सरकार की पहल है कि डायरेक्ट उनकी आजीविका को बढ़ाया जाए। और बिल्कुल। सरकार ये चाह रही है कि जब आप बिचौलियों को ये चीजें बेचते हैं तो एक तो अपने हिसाब से हाँ, खरीदता है, पहले ठेकेदारों को आर्मी या आईटीबीपी वो देती थी। हाँ, वो सस्ते में गांव वालों से लाते थे। हाँ। तो अब हमने इस चेन को तोड़ने का प्रयास किया है। इसमें हमारे डीएम साहब का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने 2-3 मीटिंग भी करवाई हैं, आर्मी के अफसरों के साथ भी मीटिंग हुई है। अब हम ये प्रयास कर रहे हैं इस वर्ष कि अगर अंडा उत्पादन इस लेवल पे होने लगा तो हम उस अंडे को भी जो है डायरेक्ट उनको सप्लाई करेंगे। बाकी हम मटन और चिकन तो रेगुलर बेसिस पे वो डिमांड हमको दे देते हैं कि हमको इतने तारीख को इस पोस्ट में इतना चाहिए, हम उसको पहुंचा देते हैं। और जो सप्लायर है उसको 24 से 48 घंटे के अंदर पेमेंट उसके अकाउंट में आ जाता है, जिससे हमारे किसानों का शोषण बंद हो जाता है। मेरी किसानों से गुजारिश है जो बकरी पालन या ये मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हों, इंडिविजुअल से हम नहीं खरीदते हैं, वो आपस में मिलकर एक फेडरेशन बना लें। बकरी के केस में तो फेडरेशन बना हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे हमारी योजनाएं चली हैं। मुर्गी के केस में वो फेडरेशन बना लें और फेडरेशन बना करके वो हमसे संपर्क करें। हमारे कार्यालय में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, वही इसके नोडल हैं, उनसे मिले तो फिर हम उनसे ये खरीद करके डायरेक्ट उत्पाद को हमारे सैनिकों के लिए पहुंचा देंगे। सैनिकों को ये लाभ है कि उनको ताजा मिलेगा। हाँ, और एकदम पौष्टिक। मैं वही कहने वाला था कि सैनिकों का भी इसमें बहुत लाभ है। पहाड़ों में एकदम ना नेचुरल तरीके से पली बड़ी होती हैं, तो एकदम पौष्टिक होती हैं। और सबसे बड़ा ये है कि पौष्टिक तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे जो किसान हैं उनको भी वो शोषण से बच जाएंगे। और उनकी आजीविका में सुधार होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने भी जो इसमें समाज का साथ दिया है, ये बहुत ही अच्छा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एफएम पंचशूल पल्स में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद।